नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। एक बात सोचिए, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियों के सबसे इम्पोर्टेंट टेक प्रोजेक्ट्स में से 60% से ज्यादा फेल हो जाते हैं। हाँ, सच में। आज हम उसी हाई स्टेक्स गेम की बात करेंगे, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी ईआरपी प्रोजेक्ट्स। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को आसान भाषा में समझते हैं। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एक ईआरपी प्रोजेक्ट किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा दांव होता है। इसमें सिर्फ पैसा और टाइम ही नहीं, बल्कि बिजनेस का पूरा फ्यूचर दांव पर लगा होता है। और ये नंबर देखिए, इंडस्ट्री एनालिसिस के हिसाब से लगभग 60% ईआरपी प्रोजेक्ट्स अपने गोल्स पूरे नहीं कर पाते। 60%! ये एक अजीब सा हैरान करने वाला आंकड़ा है ना? और बस इसी वजह से इस टॉपिक को अच्छे से समझना इतना जरूरी है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? तो आखिर ये प्रोजेक्ट्स इतनी बड़ी संख्या में फेल होते क्यों हैं? इससे पहले ये जान लेते हैं कि ईआरपी सिस्टम्स आखिर हैं क्या। देखो, एक ईआरपी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर का एक ऐसा सिस्टम है जो कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स जैसे फाइनेंस, एचआर, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आता है। इसका मेन मकसद है ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाना। आसान शब्दों में कहें तो ये कंपनी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? एक सक्सेसफुल ईआरपी प्रोजेक्ट की नींव सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से बहुत बहुत पहले रखी जाती है। ये सफ़र शुरू होता है एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज से, सही सॉफ्टवेयर और सही वेंडर को चुनना। यही वो पहला कदम है जहां से अक्सर सक्सेस या फेलियर की कहानी शुरू होती है। इस चुनाव के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जिसे हम वेंडर सिलेक्शन फनल कहते हैं। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला आरएफआई यानी रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जिसमें मार्केट के कई वेंडर्स से उनके प्रोडक्ट्स की बेसिक जानकारी ली जाती है। फिर शॉर्टलिस्ट किए गए वेंडर्स को आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा जाता है, जिसमें कंपनी अपनी ज़रूरतों की पूरी लिस्ट देती है। और आखिर में फाइनल कंटेंडर्स से आरएफक्यू यानी रिक्वेस्ट फॉर कोट मांगा जाता है, जिसमें कॉस्ट का डिटेल्ड ब्रेकडाउन होता है। ये प्रोसेस बेस्ट फिट ढूंढने में हेल्प करता है। चलो अब आते हैं इस सफर के सबसे आकर्षक लेकिन उतनी ही खतरनाक मोड़ पर, कस्टमाइजेशन। ये वो लालच है जिसमें अक्सर अनजाने में कंपनीज फंस जाती हैं। यहाँ 2 शब्दों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइजेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है सॉफ्टवेयर की पहले से दी गई सेटिंग्स को अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज करना। ये पूरी तरह से सेफ है, सपोर्टेड है। वही दूसरी तरफ कस्टमाइजेशन का मतलब है सॉफ्टवेयर के कोर कोड में बदलाव करना, कुछ नया बनाना जो पहले से नहीं था। ये रिस्की होता है और फ्यूचर अपग्रेड्स को बेहद मुश्किल बना देता है। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? तो सवाल उठता है कि इतनी रिस्क के बावजूद कंपनीज कस्टमाइजेशन करवाती क्यों हैं? इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। अक्सर वो अपने पुराने जाने पहचाने प्रोसेसेस को नए सिस्टम में भी कंटिन्यू करना चाहती हैं। उन्हें यह भी लग सकता है कि उनके काम करने का तरीका इतना यूनिक है कि स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर उस पर फिट ही नहीं होगा। और कई बार ये सिर्फ बदलाव को ना अपनाने का एक तरीका होता है। ये कोड कस्टमाइजेशन के सबसे बड़े खतरे को बिल्कुल साफ साफ बता रहा है। जब आप कोर सिस्टम को बदलते हैं तो उसकी दूसरे सिस्टम्स के साथ आसानी से इंटीग्रेट होने की जो पावर है वो कम हो जाती है, और इसी वजह से पूरा प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकता है। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। और डेटा इस बात को साबित करता है। रिसर्च दिखाती है कि जिन प्रोजेक्ट्स में 20% से ज़्यादा कस्टमाइजेशन की जाती है, उनके टाइम पर पूरा ना होने और बजट से बाहर जाने के चांसेस 64% तक बढ़ जाते हैं। ये आंकड़े कस्टमाइजेशन के रिस्क को साफ दिखाते हैं। आप एक्टिव हो? कस्टमाइजेशन के खतरे सिर्फ प्रोजेक्ट के लॉन्च तक ही नहीं रहते। शुरुआत में लिए गए छोटे छोटे डिसीजंस का असर सालों तक रहता है और इसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। चलिए इसके लॉन्ग टर्म कॉस्ट्स को समझते हैं। हर कस्टमाइजेशन अपने साथ एक अदृश्य लागत लाती है, जिसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में टेक्निकल डेट कहते हैं। ये एक तरह का टेक्नोलॉजी पर लिया गया उधार है। जब आप आज एक आसान या जल्दी वाला रास्ता चुनते हैं, तो फ्यूचर में उसको मेंटेन करने और आने वाले अपग्रेड्स के साथ जो मुश्किलें आती हैं, उन्हें ठीक करने का जो खर्चा आता है, वही टेक्निकल डेट है।
ये टेक्निकल डेट बढ़ते बढ़ते एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर सकता है जिसे वेंडर लॉक इन कहते हैं। इसका मतलब है कि आपका सिस्टम इतना ज़्यादा कस्टमाइज्ड हो चुका है कि आप उसी एक वेंडर से बंध जाते हैं। किसी दूसरे बेहतर सॉफ्टवेयर पर स्विच करना फाइनेंशियल और टेक्निकल रूप से लगभग नामुमकिन हो जाता है। आप अपनी ही टेक्नोलॉजी में कैद हो जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। आईटी इंडस्ट्री ने ये साइकिल पहले भी देखा है। 1970s में मेन फ्रेम्स थे, जहां एक ही हार्डवेयर वेंडर सब कुछ कंट्रोल करता था। 90s में मिड रेंज सिस्टम्स आए, जहां सॉफ्टवेयर के चॉइसेस बढ़े। और अब क्लाउड के दौर में हम फिर से सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सर्विसेज के लिए सिंगल प्रोवाइडर पर डिपेंड होने की तरफ बढ़ रहे हैं। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इसका सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि रिसर्च के मुताबिक एक बड़ी कस्टमाइजेशन की पूरी लाइफ टाइम कॉस्ट उसकी शुरुआती डेवलपमेंट कॉस्ट से 2 से 5 गुना तक ज़्यादा हो सकती है। मतलब जो चीज़ आज 1 करोड़ की लग रही है वो आने वाले सालों में आपको 5 करोड़ तक की पड़ सकती है, सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो। तो इतने सारे खतरों और चुनौतियों के बीच एक ऑर्गेनाइजेशन इन मुश्किलों से कैसे बच सकती है और एक सफल ईआरपी प्रोजेक्ट को पूरा कर सकती है। अब हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? इस सफर के लिए एक मजबूत गवर्नेंस फ्रेमवर्क ही आपका सर्वाइवल किट है। इसमें कुछ जरूरी चीजें होनी चाहिए। एक कस्टमाइजेशन रिव्यू बोर्ड जिसमें बिजनेस और आईटी दोनों तरफ के लोग हों। एक कठोर फिट गैप एनालिसिस जो ये बताए कि कस्टमाइजेशन की जरूरत सच में है भी या नहीं। हर बड़े बदलाव के लिए सीनियर मैनेजमेंट का अप्रूवल। और सबसे जरूरी, की गई हर कस्टमाइजेशन का एक पूरा रिकॉर्ड। इसको नोट किया? एक मॉडर्न और सफल अप्रोच है क्लीन कोर स्ट्रैटेजी को अपनाना। इसका सीधा सा मतलब है कि ईआरपी सिस्टम के स्टैंडर्ड फंक्शंस को प्रायोरिटी दी जाए और उसके कोर कोड को बिल्कुल न छेड़ा जाए। जरूरत पड़ने पर सपोर्टेड एक्सटेंशंस या थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन कोर सिस्टम को हमेशा साफ रखा जाए। रिस्क को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कस्टमाइजेशन से बचना, और इसके लिए कई बेहतरीन ऑल्टरनेटिव्स मौजूद है। हो सकता है कि सिस्टम को बदलने के बजाय अपने बिजनेस प्रोसेस को ही बेहतर बनाने की जरूरत हो, या फिर सिस्टम की स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन का पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्केट में स्पेसिफिक ज़रूरतों के लिए बोल्ट ऑन सॉल्यूशंस भी उपलब्ध हैं, और नए रिपोर्टिंग टूल से भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। और आखिर में हर बिजनेस लीडर को ये सवाल खुद से ज़रूर पूछना चाहिए, क्या आपका ईआरपी सिस्टम आपके बिजनेस के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट है जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।